हे गाइस, दिस इज नरगिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 60 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज डे 12 है और आज हम इसमें रिवीजन करेंगे और कुछ नए चैप्टर्स यानी कि नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीके एंड जीएस की। देख सकते हैं कि आज हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 60 डेज टारगेट सीरीज का डे 12 है। तो इसमें आज जो आपके सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज जो आज आपके टारगेट हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो आज आप हिस्ट्री में गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, वहीं आप पॉलिटी में संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, और जो अर्थव्यवस्था में आज आप एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे, और भूगोल में आज आप रिवीजन करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का। जैसे कि आपको पता है कि हमारी फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने ब्रह्मांड, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और कंट्रीज़ एंड उसकी करेंसीज में ओवरऑल सारे चैप्टर हमने फिजिकल ज्योग्राफी के कर लिए हैं। तो आज आप इसका रिवीजन करेंगे, और वहीं हम कंप्यूटर में भी आज रिवीजन करेंगे, जो मैंने आपको पिछली बार चैप्टर पढ़ाया था क्लास 11 में। ठीक है, अब हम वहीं आज मैथ में हम एज के क्वेश्चंस करेंगे, और रीजनिंग में सिलोजिज्म करेंगे, न्याय निगमन। ठीक है, आज हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री हम 2 घंटा पढ़ते हैं, और आज हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्त वंश प्राचीन इतिहास में हमारा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि गुप्त वंश ने 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक शासन किया था, और जो गुप्त वंश के शासन का काल था उसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड, यानी कि भारत का स्वर्ण युग। ठीक है, और इस दौरान हमारा सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ था? गुप्त वंश के दौरान हमारा कला का, विज्ञान का, साइंस का और साहित्य का और दर्शन के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। तो ओवरऑल आज आप गुप्त वंश के बारे में ये पढ़ेंगे कि गुप्त वंश, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया। देख सकते हैं आप 3री से 6ठी शताब्दी तक शासन किया। ये भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और इसके काल में बहुत सारी प्रगति भी हुई थी। और अब आते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट राजा कौन थे गुप्त वंश के। आप देख सकते हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये हमारे इम्पोर्टेंट राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, हम चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, ना कि प्रथम को। ठीक है, और वहीं अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश में हमारा और क्या क्या थे। इसमें हमारे बहुत सारे फिलोसफर थे, जैसे कि कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान इसी काल से संबंधित है। ठीक है, तो अगर ये आए कि हमारे साहित्यकार, जिन्हें फिलोसफर भी कहते हैं, वो हमारे कौन कौन से थे गुप्त वंश में। एक तो कालिदास थे, आर्यभट्ट थे, और दूसरे वराहमिहिर थे। ठीक है, तो आज आप 2 घंटा गुप्त वंश के बारे में थरली पढ़ेंगे, और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे एसएससी के। ठीक है, और इसका एक मॉक भी लगाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी जैसे आपको पता है 1 घंटा पढ़ते हैं हम, और आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हमें सबसे पहले ये, जैसे कि हमने संविधान का भाग 1 करा, जिससे हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक था, वो हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड था। हमने संविधान का भाग 2 करा, जो हमारा नागरिकता से रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद हमने संविधान का भाग 3 करा, वो हमारा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था। हमने संविधान का भाग 4 करा, जो हमारा नीति निर्देशांक तत्वों से संबंधित था। फिर उसके बाद हमने संविधान का भाग 4A करा, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। और आज हम कर रहे हैं संविधान का भाग 5। ठीक है, और ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संघीय कार्यपालिका संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो ये हमारे अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। ठीक है, और संघीय कार्यपालिका में हमारे कौन कौन आता है? एक तो राष्ट्रपति आते हैं, फिर दूसरा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों संघीय कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, और हमारी मंत्रिपरिषद, आपको पता होगा मंत्रिपरिषद हमारी क्या होती है, वो भी हमारे इसी में आती है। और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी हमारा इसी में आता है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारा संघीय कार्यपालिका का क्या काम है। ये हमारे देश के कानूनों को लागू करना और प्रशासन चलाने का काम है इसका। ठीक है, और मंत्रिपरिषद जो हमारी संघीय लेवल पर होती है
वो प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मंत्री होते हैं, जैसे कि रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इसी तरीके से वित्त मंत्री, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमारा चार्ट है भारतीय संघीय कार्यपालिका का। जैसे कि हमने बताया था कि इसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद आती है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। आप देख सकते हैं ये एक रोड मैप दिया हुआ है आपको कार्यपालिका का। जैसे कि संसदीय सरकार की व्यवस्था, एक तो हमारी आपको पहले पता होना चाहिए हमारी कार्यपालिका क्या होती है। ये हमारी दो तरीके की होती है, एक तो हमारी होती है सेंट्रल लेवल पर, दूसरी होती है स्टेट लेवल पर। सभी राज्यों की अपनी कार्यपालिका होती है, ठीक है। और लेकिन हमारी संघ लेवल पर हमारी एक ही कार्यपालिका होती है। अब देखते हैं संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, संघीय कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और वहीं राज्य की कार्यपालिका में हमारे कौन कौन आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। आपको ये बात पता होनी चाहिए, महान्यायवादी हमारा संघीय कार्यपालिका से जुड़ा होता है और महाधिवक्ता राज्य की कार्यपालिका से। और प्रत्येक राज्य में अपना एक महाधिवक्ता होता है अलग अलग, ठीक है। लेकिन संघीय लेवल पर महान्यायवादी एक ही होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी कुछ समझ आया होगा। तो आप पॉलिटी में आज 1 घंटा संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, जिसके बारे में संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। सबसे पहले ये पूछ सकते हैं आपको ये कैसा निकाय है। मैंने आपको बताया था जिसका संविधान में हमारा उल्लेख किया गया है, या फिर हमारा जब संविधान बना था, जो इंस्टीट्यूशन उस टाइम बने हैं हमारे संविधान के साथ, तो वो संवैधानिक निकाय हैं। और जो संविधान के लागू होने के बाद बने हैं वो हमारे गैर संवैधानिक निकाय हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। और ये कैसा निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। और इसके हेड पूछ सकते हैं, इसके हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका हेड तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसके सभी मंत्री शामिल होते हैं। और इसमें राज्यों के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके भी प्रशासक शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना और उनके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों के सहयोग को सुनिश्चित करना। तो इसका कार्य आपको पता चल गया है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग होती है, उसे ये सबसे आखिरी में ये स्वीकृति देते हैं। और उसे मतलब उसके जो टारगेट है उन्हें फॉलो करने इनका कार्य होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मैंने आपको बताया था 1952 में हुई थी। और ये इसकी एक बैठक हुई थी, 55वीं बैठक 2010 में। तो ये उसका फोटो दिया हुआ है। तो आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पता चल गया। तो आज आप 1 घंटा ये पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। मैंने आपको बताया है कि आज ज्योग्राफी में आप 1 या 2 घंटा फिजिकल ज्योग्राफी हमारी पूरी हो चुकी है, उसका रिवीजन करेंगे अच्छे से। अगर आप डेली मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। और आपको कंप्यूटर में भी रिवीजन ही करना है, जो मैंने आज तक आपको चैप्टर्स दिए हैं उन्हीं सभी का। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में आज जो आप चैप्टर करेंगे वो है एज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। ये हमारे अनुपात में भी आते हैं क्वेश्चन एज के, वो वाले करेंगे आप, ठीक है। तो इसमें आपको वर्तमान आयु दे दी जाएगी, पिछली या फिर भविष्य की आयु पूछी जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एज को कंसर्न में रखते हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन, जैसे कि ये दिया हुआ है आपके इसमें, जैसे लक्ष्मी तथा उसकी माता की माता का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, थोड़े से टफ भी आएंगे, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल पर जाना है, ठीक है, इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आज हम करेंगे न्याय निगमन, ठीक है। इसमें कथन दिए होंगे, हमें स्टेटमेंट दी होंगी,